नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में। हम राजस्थान भूगोल को एक नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें अब पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो आज उसी टॉपिक को आगे देखते हुए चलेंगे और उसमें आज देखेंगे और अन्य जो सिंचाई परियोजनाएं उनके बारे में। तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में हमने माही बजाज सागर परियोजना देखेंगे और उससे पहले हमने देखी थी भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजनाओं को हमने अच्छी तरह से देख लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं एक और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के साथ। तो इसमें हम देखेंगे सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना, जिसके अंदर हमने भाखड़ा नांगल परियोजनाओं के बारे में देख लिया था, जिसमें दो बांध बनाए गए थे, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध था बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जो नांगल बांध था वो रोपड़ पंजाब में बना हुआ था। उसके बारे में हमने देख लिया था। आज हम जिसके बारे में देखने वाले हैं व्यास नदी पर बने हुए कुछ परियोजनाओं के बारे में। उस पर जो बांध बनाए गए हैं उनसे कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं, कौन सी नहरें निकाली गई है, उनके बारे में आज देखने वाले हैं। जिसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है वो भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो आज का जो सेशन है वो रहेगा व्यास परियोजना के साथ। व्यास परियोजना, तो व्यास नदी पर बने हुए कुछ बांध के बारे में देखेंगे। आपको पता होगा कि व्यास नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। व्यास नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और इस व्यास परियोजना से राजस्थान में कितना हिस्सा है वो सब हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं, व्यास नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? व्यास नदी पर बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए हैं? तो दो बांध। कितने बांध है जी? दो बांध है। कौन कौन से बांध है तो इसमें से हम देखने वाले। एक बांध जिसका नाम है डेहर या पडोह बांध, डेहर या पडोह बांध, डेहर या पडोह बांध। और जो दूसरा बांध है उसका नाम है पोंग बांध, पोंग बांध, पोंग डैम जिसे कहते हैं, पोंग बांध। तो ये दो बांध बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? तो व्यास नदी पर दो बांध बना करके उनसे नहरें निकाली गई है, सिंचाई परियोजनाएं उनसे निकाली गई। डेहर या पडोह बांध कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और बात करें पोंग बांध की, तो पोंग बांध भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे जी? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं कि यहाँ से राजस्थान को कितना हिस्सा प्राप्त होता है। तो राजस्थान को यहाँ से 20% हिस्सा प्राप्त होता है। कौन से बांध से? तो पडोह बांध से। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान का हिस्सा तो 20%। कितना हिस्सा है? तो डेहर या पडोह बांध से राजस्थान को कितना प्रतिशत जल उपलब्ध होता है? तो 20%। कितना जल उपलब्ध होता है? 20% जल उपलब्ध होता है। और पोंग बांध से भी राजस्थान को कितना उपलब्ध होता है? 20%। राजस्थान का हिस्सा। तो पोंग बांध से भी राजस्थान का हिस्सा कितना है? 20% हिस्सा है। पोंग बांध और डेहर बांध, इन दोनों से 20-20% राजस्थान को हिस्सा मिलता है। अब यहाँ से कुछ नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों को आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में जोड़ दिया गया। इन दोनों बांधों से क्या निकाली गई है? नहरें निकाली गई हैं। नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों को आगे किसमें जोड़ दिया गया? तो आईजीएनपी में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके अंदर पोंग बांध और डेहर बांध से जो नहरें निकाली गई हैं उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। कौन सी नदी पर है? तो आपको पता होगा, व्यास नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। कौन सा बांध? डेहर या पडोह बांध। बनाया कहाँ पे गया है? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। एक और बांध इसी व्यास नदी पर बनाया गया है। कौन सा है? तो पोंग बांध। बनाया कहाँ पे गया है? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। बात करते हैं राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो डेहर या पडोह बांध से राजस्थान को 20% हिस्सा प्राप्त होता है, और पोंग बांध से भी राजस्थान को कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 20% हिस्सा प्राप्त होता है।
इन दोनों बांधों से नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों को जोड़ दिया गया आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। और जो राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना, राजस्थान की ही क्यों, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इन नहरों को निकाल करके राजस्थान में आती है और राजस्थान को इनका 20-20% हिस्सा प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा किसके कौन सी परियोजनाओं के बारे में, तो व्यास परियोजना के बारे में। तो इतनी ही डिटेल हम पढ़ने वाले हैं व्यास परियोजना के बारे में। पूछा जाता है कि व्यास परियोजना के अंतर्गत कौन से दो बांध बनाए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेहर बांध या पडोह बांध बनाया गया है और दूसरा कौन सा बांध बनाया गया है जी, पोंग बांध। बनाया कौन सी नदी पर गया है, व्यास नदी पर बनाया गया है। दोनों ही बांध हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं, ये भी अच्छी तरह से आपको याद रख लेना। राजस्थान का हिस्सा दोनों ही बांधों में 20-20% का है, तो इसमें भी आपको ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इन दोनों बांधों से नहरें निकाली गई हैं, जिनको आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा व्यास परियोजना के बारे में। और अब अगली परियोजनाओं के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है चंबल नदी परियोजना। कौन सी परियोजना है जी, चंबल घाटी परियोजना भी हम उसे कहते हैं, चंबल नदी परियोजना भी कहते हैं, चंबल परियोजना भी कहते हैं। चंबल नदी पर कुछ बांध बना करके इन नहरों को निकाला गया है। कौन कौन सी नहरें, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपने लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं आगे चंबल परियोजना के बारे में। ये आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं आगे चंबल परियोजना को। छोटी छोटी डिटेल है, बस इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस पर इसलिए हमें इनको पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं चंबल परियोजना के बारे में। चंबल परियोजना, तो चंबल नदी के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, उस पे कौन कौन से बांध बनाए गए वो भी हमने देखा था। तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर कुछ बांध बना करके एक परियोजना प्रारंभ की, जिसका नाम क्या रखा गया, चंबल नदी परियोजना या चंबल घाटी परियोजना भी कहते हैं, चंबल परियोजना भी से कहते हैं। दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। कौन कौन से राज्यों की परियोजना है, तो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है। इन दोनों को ही 50-50% हिस्सा प्राप्त होता है। विद्युत से और जल से दोनों को कितना उपलब्ध होता है, तो 50-50%। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, 50%, और मध्य प्रदेश का भी कितना है जी, 50% हिस्सा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, नाम है चंबल परियोजना। चंबल नदी पर कुछ बांध बना करके एक परियोजना प्रारंभ की, नाम रखा गया चंबल परियोजना। राजस्थान को इसमें से 50% हिस्सा मिलता है और मध्य प्रदेश को भी 50% हिस्सा मिलता है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। 3 चरणों में इस परियोजना को बनाया गया। इसमें 3 चरणों में बांध बनाए गए। कौन कौन से बांध है उनके बारे में देखते हुए प्रारंभ करेंगे। तो कितने चरणों में है, तो 3 चरणों में। पूछा जाता है चंबल परियोजना कितने चरणों में बनाई गई या इसको पूरा किया गया, तो 3 चरणों में। 3 चरणों में चंबल परियोजना को तैयार किया गया। कौन कौन से चरण है, तो देखेंगे प्रथम चरण, पहले चरण में क्या हुआ वो देखेंगे, फिर देखेंगे द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण, फिर देखेंगे तृतीय चरण, तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में क्या हुआ था वो देखेंगे, द्वितीय चरण में क्या हुआ और प्रथम चरण में क्या हुआ, वो सारा हम इसमें देखने वाले हैं। तो प्रथम चरण में कब से कब तक है वो सारा हम देखने वाले हैं। तो किस प्रकार से हुआ वो सारा इसमें देखते हैं। पहले चरण में 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए, पहले चरण में 2 बांध बनाए गए, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए, कौन से, गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और दूसरा कौन सा था, तो कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। दोनों ही बांध बनाए कब गए थे, तो दोनों ही 1960 में बनाए गए। कब बनाए गए थे, 1960 के अंदर ये 2 बांध बनाए गए। पहले चरण के अंदर 2 बांध बनाए गए, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध 1960 के अंदर। ये जो कोटा बैराज बांध है, राजस्थान में कैचमेंट एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तो पूछा जाता है राजस्थान में कैचमेंट एरिया की दृष्टि से
सबसे बड़ा बांध की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? उतना क्षेत्र जितने क्षेत्र से ये अपना जल उपलब्ध करता है। यहाँ से जो नदियां छोटी छोटी आती है, जितने ज्यादा क्षेत्र से लेके आती है, जितने क्षेत्र से जल यहाँ से जल उपलब्ध होता है, उसे कहते हैं जी कैचमेंट एरिया। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से देखें, ये हमारा कोई भी बांध बनाया गया है। यहाँ पे क्या बनाया गया? बांध। और यहाँ से इस प्रकार जल आता है यहाँ से, तो जितनी दूर से जल आएगा वो इसका क्या होगा? कैचमेंट एरिया होगा। तो कैचमेंट एरिया के हिसाब से जो कोटा बैराज बांध है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अच्छी ये फैक्ट याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैचमेंट एरिया की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो कौन सा बांध हो जाएगा? तो कोटा बैराज बांध हो जाएगा। तो ये दोनों बांध बनाए गए थे प्रथम चरण के अंदर। कौन से चरण में? प्रथम चरण में कितने बांध बनाए गए? 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से? गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। बनाए कब गए? तो 1960 के अंदर बनाए गए। फिर बात आती है द्वितीय चरण में क्या हुआ था। तो द्वितीय चरण में फिर एक बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध था? राणा प्रताप सागर बांध। कौन से चरण में बनाया गया? तो द्वितीय चरण में बनाया। कहां पे गया था? चित्तौड़गढ़ में। ये तो अपने पढ़ाई था, चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। ये जो गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में बनाया गया था, और कोटा बैराज बांध बनाया गया था कोटा के अंदर। राणा प्रताप सागर बांध बनाया कब गया था? तो 1970 के अंदर इसको बनाया गया था। पूछा जा सकता है कब बनाया गया? तो 1970 में ये बांध बनाया गया। द्वितीय चरण के अंदर बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पे बनाया गया? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया? तो चंबल नदी परियोजना पे। तो हमने देखा था कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना। मतलब कौन सी नदी पे होगी? चंबल नदी पे ऊपर होगी। तो द्वितीय चरण के अंदर राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया 1970 में। ये भी अच्छी तरह से याद रख लेना। फिर बात आती है कि एक और बांध बनाया गया। कौन से चरण में? तो तृतीय चरण के अंदर। कौन से चरण में? तृतीय चरण के अंदर बनाया गया। नाम रखा गया जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध बनाया कब गया था? तो इसको बनाया गया था 1972 के अंदर। कब बनाया गया? 1972 में ये बांध बनाया गया। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। तो इस प्रकार से चंबल नदी पर कुल 3 चरणों के अंदर 4 बांध बनाए गए। 4 बांध कौन कौन से? तो प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। 1960 के अंदर ये दोनों बनाए गए थे। द्वितीय चरण के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। कब बनाया गया? 1970 के अंदर। तीसरा चरण शुरू हुआ जिसके अंदर एक बांध और बनाया गया, जवाहर सागर बांध। 1972 के अंदर ये बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कौन सी परियोजनाओं के बारे में? तो चंबल नदी परियोजना के बारे में। चंबल नदी परियोजना में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए। बांधों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर स्थित नहीं है? नहीं है वाला क्वेश्चन आएगा तो 3 इनमें से दे दिए जाएंगे, एक कोई और दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो सकता है इनमें से क्वेश्चन मिलान करने वाला पूछा जाए, और व्यास दो इधर पे एक तरफ परियोजना दे दी जाए, इधर बांध दे दी जाए, और आपको कहेंगे कि इनको मिलाओ। इनको मिलान करने वाले क्वेश्चन भी इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये है हमारी चंबल परियोजना, जिनके बारे में हमने देखा राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50% हिस्सा है। बात आती है इसको कब से कब तक बनाया गया? तो इसको 1953 से लेकर के, कब से लेकर के? 1953 से, और 1954 में इनको प्रारंभ किया गया। इस परियोजना को कब से कब प्रारंभ किया गया था? 1953-54 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद में इसमें 4 बांध बनवाए गए। पहला बांध जो बनवाया गया 1960 के अंदर। इस प्रकार से आगे ये डिटेल हमने देखी इसके बारे में। तो ये है कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। तो इसको अच्छी तरह से आपने लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एक आधा क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार के अभी जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चंबल परियोजना में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन वहां से भी पूछा गया था। आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे 28 तारीख को सीटी का जो एग्जाम है +2 लेवल का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावनाएं बनती है। तो ये हमने बात की चंबल परियोजना के बारे में। अब हम देखने वाले हैं माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। राजस्थान की एक और वृहद सिंचाई परियोजना, जिसका नाम क्या है? तो माही बजाज सागर परियोजना, जो माही नदी के ऊपर बांध बना करके एक परियोजना बनाएगी, जिसका नाम क्या रखा गया?
माही बजाज सागर परियोजना। तो देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। ये आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी के ऊपर एक बांध बना करके एक परियोजना चलाएगी जिसका नाम रखा गया माही बजाज सागर परियोजना। तो देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। माही बजाज सागर परियोजना क्या है? ये माही बजाज सागर परियोजना, तो देखते हैं इसके बारे में। एक बांध बनाया गया, कौन सी नदी पर बनाया गया? तो माही नदी के ऊपर, माही नदी पर। माही नदी आपको पता होगा कहाँ से निकलती है? तो एमपी से निकल के आती है। कहाँ से निकलती है? एमपी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद राजस्थान में बांसवाड़ा से आती है, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर से चली जाती है गुजरात में, और गुजरात में बहने के बाद ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है और अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा बनती है। ये कौन सी नदी है? तो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। तो माही नदी पर राजस्थान में यदि बांध बनाया गया है तो कौन से जिले में बनाया गया होगा? तो वो बनाया गया है जी बांसवाड़ा जिले में। माही नदी पर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जगह है बोरखेड़ा। कौन सा खेड़ा है ये? बोरखेड़ा। तो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया। बांध का नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया? तो माही नदी पर बनाया गया। ये जो परियोजना है राजस्थान व मध्य प्रदेश की, सॉरी, राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? तो माही बजाज सागर परियोजना। इससे पहले हमने देखा था चंबल परियोजना थी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% का हिस्सा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें राजस्थान का हिस्सा है 45%। कितना हिस्सा है? 45%, और गुजरात का हिस्सा है 55%। तो राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना, परियोजना का नाम क्या है? तो माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में एक बांध बनाया गया। बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। तो माही बजाज सागर बांध पर एक परियोजना शुरू की गई। राजस्थान व गुजरात की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का है 55% हिस्सा। इस प्रकार से एक योजना बनाएगी, परियोजना बनाएगी, सिंचाई परियोजना। कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। इस माही बजाज सागर बांध से एक नहर निकाली गई। इससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी नहरें हैं वो देखते हैं। क्या निकाली गई हैं? नहरें। तो इससे नहरें निकाली गई हैं। दो नहरें कौन कौन सी है? तो एक का नाम है भिखाबाई सागवाड़ा नहर, भिखाबाई सागवाड़ा नहर, भिखाबाई सागवाड़ा नहर। और एक और नहर जिसका नाम है आनंदपुर नहर, आनंदपुर नहर। तो इस प्रकार से माही बजाज सागर बांध से दो नहरें निकाली गई। नहरों का नाम क्या है? तो भिखाबाई सागवाड़ा नहर, और कौन सी नहर है? आनंदपुर नहर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर बांध से कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं? तो दो नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी है? भिखाबाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुर नहर। तो इस प्रकार से आप माही बजाज सागर परियोजना के बारे में देख सकते हैं। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर बांध बना करके शुरू की गई है। माही नदी पर बांध बनाया गया बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। तो ये भी आप इसको याद रख लेना। तो इस प्रकार से हमने देखा एक और परियोजना के बारे में। परियोजना का नाम क्या रखा गया है? तो माही बजाज सागर परियोजना। तो इस प्रकार से हमने कुछ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखा। अब हम देखेंगे राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में। तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना। राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना। राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में हम देख रहे हैं राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना। ये वृहद सिंचाई परियोजना क्या है? इसका मतलब होता है कि 10,000, कितने हजार? 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर भूमि में यदि सिंचाई की जाती हो, जिस परियोजना के द्वारा 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में सिंचाई की जाती है, उसे कहते हैं वृहद सिंचाई योजना। और 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कितना होता है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितना क्षेत्रफल होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। तो 10,000 वर्ग मीटर का एक हेक्टेयर होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 मीटर इंटू 100 मीटर, ऐसे भी इसको आप देख सकते हो। तो 10,000 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल होता है उसे कहते हैं 1 हेक्टेयर। और कितने हेक्टेयर में? तो 10,000 हेक्टेयर में जो 10,000 हेक्टेयर भूमि से ज्यादा भूमि में सिंचाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। जिसमें हम देखेंगे गंग नहर परियोजना के बारे में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, तो इस प्रकार हम देखने वाले हैं। तो राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाओं में हम पहले ही देखेंगे गंग नहर परियोजना। कौन सी देखने वाले हैं? तो गंग नहर परियोजना के बारे में देखने वाले हैं। तो 1 नंबर डाल के लिख लेना। क्या लिखोगे? गंग नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो राजस्थान की सबसे पहली सिंचाई परियोजना होती है जी गंग नहर परियोजना। इसके बारे में लिख सकते हो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आप देख सकते हो। इसका जो निर्माण है वो 2 चरणों में होता है। 2 चरणों में हम इसको पढ़ के देखेंगे। इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, निर्माण प्रक्रिया, इसकी निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं। 2 चरणों के अंदर हम देखेंगे इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। एक तारीख आती है जी 4 सितंबर 1920। कौन सी तारीख आती है जी? 4 सितंबर 1920। 4 सितंबर 1920 को क्या होता है? 3 रियासतों के बीच एक समझौता होता है। कितनी रियासतों के बीच? 3 रियासतों। कौन सी? तो पंजाब रियासत, बहावलपुर रियासत, बहावलपुर जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, बहावलपुर रियासत। उसके बाद बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत। तो इन 3 रियासतों में एक समझौता होता है। क्या होता है? समझौता होता है। समझौते में क्या कहा जाता है कि जो सतलज नदी है, सतलुज नदी के जल को बीकानेर तक लाने के लिए, बीकानेर हेतु उपलब्ध करवाने हेतु एक समझौता होता है पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर के बीच में। इन 3 रियासतों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें क्या बताया जाता है कि सतलुज नदी के ऊपर एक बांध बनाया जाएगा और बांध से क्या होगा? एक नहर को लेके आया जाएगा जो बीकानेर रियासत में क्या लाएगी? जल उपलब्धता करवाएगी, सिंचाई जल और पेयजल की उपलब्धता करवाएगी। इस वक्त के यहाँ के जो राजा थे, शासक कौन थे इस वक्त के? तो इस वक्त यहाँ के राजा थे महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह द्वारा। कौन थे? तो महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा यहाँ पे इसका शिलान्यास किया जाता है। कौन, किसका? तो गंग नहर परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया जाता है? तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह द्वारा। कहाँ के? कौन सी रियासत के शासक थे? तो बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत के शासक, बीकानेर रियासत के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन किया कब जाता है? तो 5 सितंबर 1922 को, 5 सितंबर 1922 को इसमें 5 सितंबर 1921, सॉरी
5 सितंबर 1921 को यहाँ पे इसका क्या किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है। समझौता कब होता है, तो 4 सितंबर 1920 को समझौता होता है। किनके बीच होता है, पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासतों के बीच में समझौता होता है। समझौते में क्या कहा जाता है कि सतलज नदी के से एक नहर निकाली जाएगी और वो नहर कहाँ तक जाएगी, तो बीकानेर तक जाएगी। तो इस प्रकार से एक समझौता होता है, कब, 4 सितंबर 1920 को। उसके बाद एक तारीख आती है 5 सितंबर 1921 की। तो इसकी क्या घटना है उसको हम देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि लिख लिया है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात आती है 5 सितंबर 1921। 5 सितंबर 1921 की यह तारीख है। होता क्या है इस दिन, तो इस दिन हुसैनी वाला, कहाँ पे है जी, पंजाब में है। हुसैनी वाला में क्या होता है, जो महाराजा गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा उद्घाटन किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। इसका उद्घाटन उद्घाटन किया जाता है, तो गंग नहर परियोजना का एक नहर निकाली गई सतलुज नदी से, जिसका उद्घाटन हुसैनी वाला हेड पर किया जाता है। किनके द्वारा, तो महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो 5 सितंबर 1921 को उद्घाटन किया जाता है। कहाँ पे है हुसैनी वाला, तो पंजाब में है। कहाँ पे है जी, पंजाब में है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद आगे जो नहर का निर्माण करवाया गया वो कब करवाया गया, तो इस जो नहर का निर्माण, एक नहर बनवाएगी जिसका निर्माण करवाया गया 1922 से लेकर के 1927 तक। 1922 से 1927 तक इसका क्या करवाया गया, उद्घाटन, इसका निर्माण करवाया गया नहर का। उद्घाटन होता है 1921 में, समझौता होता है 1920 में, और निर्माण प्रारंभ कब होता है नहर का, तो 1922 से, और कब तक चलता है, तो 1927 में इसका निर्माण पूरा होता है। इस प्रकार से ये नहर बनती है। कौन सी नहर बनती है जी, गंग नहर। कौन सी नहर, गंग नहर। इस गंग नहर के आने से इस श्री गंगानगर का नाम पड़ गया गंगानगर। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो रामनगर। क्या नाम था, रामनगर नाम था। रामनगर या रामू जाट की ढाणी, रामू जाट की ढाणी इसका नाम था। इस जगह का, इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम था रामनगर या रामू जाट की ढाणी। और जब महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 1927 में इस नहर का उद्घाटन करवाया गया, यहाँ पे गंग नहर लाई गई, तब इस जगह का नाम क्या पड़ गया, तो गंगानगर पड़ गया। इस भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या पड़ गया, गंगानगर पड़ गया। इसी गंग नहर के कारण इस जिले का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा जी, श्री गंगानगर नाम पड़ गया। तो हम देखते हैं इसको एक मैप के माध्यम से, कब कहाँ से कहाँ तक इसका निर्माण हुआ है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो एक मैप के माध्यम से देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप देखते हैं मैप के माध्यम से। जैसे ये सतलज नदी है, कौन सी नदी है जी, सतलज नदी। और सतलज नदी के ऊपर एक नहर निकालेगी, सतलज नदी से क्या निकालेगी, एक नहर निकालेगी। तो इस प्रकार से ये एक नहर निकालेगी। कौन सी नदी से, सतलज नदी से एक नहर निकालेगी। ये जो नहर यहाँ पे है पंजाब, क्या है, पंजाब, और इधर है राजस्थान। राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, श्री गंगानगर जिला यहाँ पे आता है। राजस्थान के अंदर जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ पे गांव आता है खक्खा गांव, खक्खा गांव। राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है खक्खा गांव से। खक्खा गांव श्री गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर जिले में स्थित गांव का नाम क्या है जी, खक्खा गांव। जहां से ये नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, इस नहर का नाम क्या है जी, गंग नहर। गंग नहर, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया जाता है, इसीलिए इस नहर का नाम क्या पड़ जाता है जी, श्री गंग नहर पड़ जाता है। खक्खा गांव, और खक्खा गांव में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है, खक्खा गांव श्री गंगानगर में। और बात करते हैं इस नहर का अंतिम बिंदु कहाँ पे है, तो शिवपुर हेड के अंदर है। कहां पर है जी, शिवपुर हेड के अंदर है। मुख्य नहर की बात आती है तो मुख्य नहर का यहाँ पे
जगह है जिसका नाम क्या है, शिवपुर हेड। शिवपुर हेड, तो शिवपुर हेड भी श्री गंगानगर जिले के अंदर है। और इसका यहाँ पे क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है इस मुख्य नहर का। कौन सी नहर का, मुख्य नहर का, मुख्य नहर का। उसके बाद इस नहर की शाखाएं आगे बढ़ती है। क्या बढ़ती है जी, शाखाएं आगे बढ़ती है। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। इसकी जो कुल लंबाई है मुख्य नहर की वो है 129 किलोमीटर। शिवपुर हेड से यहाँ से लेकर के सतलुज नदी से शिवपुर हेड तक इसकी लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है जी, 129 किलोमीटर है। जिसके अंदर ये राजस्थान के अंदर बहती है 17 किलोमीटर। ये जो राजस्थान के अंदर ये नहर कितने किलोमीटर बहती है जी, 17 किलोमीटर। मुख्य नहर की बात है, राजस्थान में 17 किलोमीटर। और उसके बाद में ये जो नहर 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर बहती है पंजाब के अंदर। मुख्य नहर गंग नहर की जो मुख्य शाखा है वो कहाँ तक है, 112 किलोमीटर तो है पंजाब के अंदर और 17 किलोमीटर राजस्थान में। मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है जी, 129 किलोमीटर। तो एक साइड में लिख लेते हैं मुख्य नहर। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के अंदर 17 किलोमीटर और पंजाब में 112 किलोमीटर। तो ये इस नहर की लंबाई है। उसके बाद में इसकी शाखाएं आगे बढ़ती हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं, बाएं तरफ कौन सी है, दाएं तरफ कौन सी है। देखो ये तो इसका बाएं तरफ और ये दाएं तरफ। बाएं तरफ की शाखाओं में पहली शाखा शिवपुर हेड के बाद निकलती है लक्ष्मी नारायण शाखा। नाम है जी लक्ष्मी नारायण शाखा। पहली शाखा कौन सी है, लक्ष्मी नारायण शाखा, जो इसके नहर के बाईं ओर से निकलती है। नहर के बाईं ओर से निकलने वाली शाखा पहली कौन सी है, तो लक्ष्मी नारायण शाखा है। उसके बाद एक और शाखा निकलती है नहर के बाईं ओर से। कौन सी शाखा निकलती है, समेजा कोठी शाखा। समेजा कोठी शाखा। समेजा कोठी यहाँ के गांव का नाम है समेजा कोठी। और वहीं की इसी शाखा के नाम पर उसका नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, तो समेजा कोठी शाखा। उसके बाद में ये एक शाखा और निकलती है लालगढ़ शाखा। इस नहर से एक शाखा और निकलती है जिसका नाम क्या है जी, लालगढ़ शाखा। इस तरफ एक शाखा निकलेगी जिसका नाम क्या रहेगा, लालगढ़ शाखा। लालगढ़ शाखा। और एक बाएं तरफ की शाखा और है जिसका नाम है करणी शाखा। कौन सी शाखा है, करणी शाखा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस नहर के बारे में। सतलुज नदी से सतलुज नदी से नहर निकालेगी। नहर कौन सी निकालेगी, गंग नहर निकालेगी। पंजाब और राजस्थान में के अंदर प्रवाहित होने वाली ये नहर है, जिसमें पंजाब के अंदर 112 किलोमीटर बहती है और 17 किलोमीटर राजस्थान में मुख्य नहर बहती है। कौन सी बहती है जी, मुख्य नहर बहती है। उसके बाद में इस नहर की जो मुख्य नहर की कुल लंबाई है 129 किलोमीटर। और यदि इनकी शाखाओं के साथ यदि इसकी लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई हो जाती है 1280 किलोमीटर। तो शाखा सहित लंबाई, शाखा सहित लंबाई कितनी हो जाएगी जी, 1280 किलोमीटर। गंग नहर की कुल लंबाई शाखाओं के सहित कितनी है, 1280 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर। 17 किलोमीटर राजस्थान में, 112 किलोमीटर पंजाब के अंदर। इस प्रकार से ये नहर बहती है। जो और शिवपुर हेड पर इसका जो उद्घाटन किया जाता है, शिवपुर हेड पर इस मुख्य नहर का उद्घाटन किया जाता है 20 अक्टूबर 1927 को। 20 अक्टूबर 1927 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा जब तब ये नहर बन करके तैयार हो चुकी थी। पहली बार इस यहाँ पे पानी जब छोड़ा गया, कब छोड़ा गया, 20 अक्टूबर 1927 को। तो इसी दिन को गंगानगर का स्थापना दिवस माना जाता है। श्री गंगानगर का स्थापना दिवस माना जाता है। 20 अक्टूबर को गंगानगर का क्या माना जाता है, स्थापना दिवस माना जाता है। 20 अक्टूबर 1927 को महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा शिवपुर हेड पर इस नहर का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और उद्घाटन किया गया था उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल भी यहाँ पे पहुंचे थे। भारत के गवर्नर जनरल भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने भी उद्घाटन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और गवर्नर जनरल कौन थे, तत्कालीन गवर्नर
लॉर्ड इरविन। कौन थे जी? लॉर्ड इरविन थे। और लॉर्ड इरविन और महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाता है। तो पूछ लिया जाता है गंग नहर का उद्घाटन करता कौन थे, तो इसमें लॉर्ड इरविन का नाम भी दिया जा सकता है और महाराजा गंगा सिंह जी का भी नाम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस नहर के बारे में हमने पढ़ा। कौन सी नहर है ये? तो गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना जिसके निर्माण के लिए एक समझौता होता है तीन रियासतों के बीच, पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासतों के बीच एक समझौता होता है। समझौते में कहा जाता है कि सतलुज नदी पर एक नहर बना करके इस पानी को कहाँ पर लेके जाया जाएगा? तो बीकानेर में लाया जाएगा। फिर उसके बाद में 1921 को इसमें शिलान्यास किया जाता है महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा हुसैनीवाला हेड के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नहर का निर्माण प्रारंभ होता है 1922 में और 1927 में ये नहर बनकर के तैयार हो जाती है। इस नहर का राजस्थान में प्रवेश होता है खक्का गांव श्री गंगानगर से और इसका मुख्य नहर का जो अंतिम बिंदु है वो है शिवपुर हेड। कौन सा हेड है? शिवपुर हेड है। तो यहाँ तक और शिवपुर हेड पर इस नहर का उद्घाटन होता है 20 अक्टूबर 1927 को। किनके द्वारा? तो तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन और महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। यह नहर परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना। राजस्थान की पहली नहर परियोजना कौन सी है? तो गंग नहर परियोजना है। तो इसके बारे में आज हमने डिटेल से चर्चा की। कल हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तो हमारी अगली क्लास रहेगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ। तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी ये कंटेंट शेयर कर दीजिएगा और अपना जो भी सुझाव है हमें कमेंट में जरूर बताना। आपको ये क्लास कैसी लगी वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि आपने हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।